नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघवेश ठाकुर और आज मैं आया हूँ आपके लिए FZ25 का रिव्यू लेके। और ये गाड़ी मेरे पास 2 साल से ज़्यादा हो गए इसको रखे हुए और इस 2 सालों में 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा ही चल चुकी है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इन 2 सालों में इसने सिर्फ पेट्रोल ही पिया है या मेरा खून भी। तो थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं। जब मेरा इंजीनियरिंग का टाइम चल रहा था 2012 में, तब मैंने ली थी पैशन प्रो, मतलब घर वालों ने दिलाई थी, मैंने तो क्या ली थी। और मैं फुली सेटिस्फाइड था उस गाड़ी के साथ एज ए 100 सीसी बाइक। पर जब थोड़ा कमाने लग गया तब लगा कि यार अब अपग्रेड करना चाहिए। तो उस मार्केट में घूमने लगा कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए अपग्रेड के लिए। और मेरी नज़र पड़ी FZ150 वाली पे। मेरे एक फ्रेंड ने ली थी FZ150 और कॉलेज टाइम से उस गाड़ी का क्रेज़ हुआ करता था कि यार एक वो बड़े टायर वाली गाड़ी, और इंडिया में वो अलग ही क्रेज़ लेके आई थी। और मैंने टेस्ट ड्राइव ली, 2 से 3 बार टेस्ट ड्राइव ली, फ्रेंड्स की मैंने गाड़ी चला के देखी। तो मुझे लगा कि एक 100 सीसी बाइक से मैं अपग्रेड कर रहा हूँ 150 सीसी बाइक में, तो थोड़ा ही अपग्रेड फील हो रहा है और पैसे तो अच्छे खासे खर्च हो रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 की। अच्छी खासी प्राइसेस बढ़ चुकी थी गाड़ियों की। और तब मैंने इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली यामाहा पे जाके, 250 सीसी वाली गाड़ी की। और मुझे ये गाड़ी पसंद आई, और क्यों पसंद आई उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। और मैं सिर्फ इस गाड़ी की बढ़ाई नहीं करूँगा, कुछ कमियाँ भी बताऊँगा, इस गाड़ी की भी कमियाँ बताऊँगा, और यामाहा की तरफ से भी क्या कुछ दिक्कत हो रही है वो सब भी मैं आपको बताऊँगा। इस गाड़ी को चूज़ करने का मेरा पहला जो रीज़न बना वो था इसका रोड प्रेजेंस। अब कोई इतना पैसा खर्च कर रहा है इस गाड़ी में तो उसको चाहिए ना कि रोड प्रेजेंस तो अच्छा ही हो। वैसे तो कोई गाड़ी दिखती कैसी है ये पर्सनल चॉइस है, पर जनरली इस गाड़ी की डिज़ाइन को सब अच्छा ही बताते हैं और एक बार तो लोग इसको देखते ही हैं। सेकंड जो पॉइंट था वो था राइडिंग कंफर्ट, क्योंकि गाड़ी कितनी अच्छी दिखने में हो लेकिन अगर आपको कंफर्ट नहीं देती हो तो उस गाड़ी को लेने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। तो अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है, जो कि इस गाड़ी के लिए कुछ भी नहीं है, तो एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में मुझे आगे नहीं झुकना पड़ रहा, इजीली बैठा हुआ हूँ। ये जो स्प्लिट सीट का सेटअप है ये मुझे पूरा आगे की तरफ धकेल के रखता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा रखता हो। सब कुछ एकदम प्रॉपरली सेट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और पिलियन के लिए भी मैं बताऊँगा कि पिलियन के लिए कम्फर्ट का क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो पिलियन है उसके घुटना जो है मेरे हाथ पे टच नहीं हो रहा, और पिलियन बहुत कंफर्टेबली बैठ पा रहा है क्योंकि इसकी सीट जो है काफ़ी चौड़ी है। नेक्स्ट रीज़न था इसकी पावर का, जो कि मुझे फील हुई, क्योंकि एक 250 सीसी गाड़ी है तो सच में पावर फील होनी चाहिए। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी जो है अपने सेगमेंट पे, मतलब 250 सीसी सेगमेंट में सबसे पावरफुल गाड़ी तो नहीं है, लेकिन ये हल्की है। जैसे KTM की अगर मैं बात करूं, वो भी 250 सीसी बनाती है, लेकिन वो मेटल बॉडी आती है, सब तरफ से भारी गाड़ी आती है। ये उनके टर्म्स में बहुत हल्की गाड़ी है, तो पावर टू वेट रेशियो एक अच्छा रहता है। तो आपको सिटी में खासकर बार बार गियर चेंजेस नहीं करने पड़ते, जो कि मुझे चाहिए था कि मैं बार बार गियर चेंज करता ना फिरूँ। वो इस गाड़ी ने मुझे पूरा करके दिया है। 5th पॉइंट था इस गाड़ी का माइलेज, जो कि बहुत कम नहीं था। 35 प्लस का माइलेज ही ईजिली सिटी में देती है। और विद पिलियन अगर आप हाईवे पे जाते हैं और थोड़ा कंट्रोल से एक्सीलरेटर देते हैं, मतलब अराउंड 70-80 की स्पीड पे आप इसको चलाते हैं, तो 39 to 40 का ये माइलेज दे देती है, जो कि एक 250 सीसी बाइक के लिए अच्छा माइलेज माना जाएगा। 6th रीज़न जो इस गाड़ी को लेने का मेरा बना वो था इसमें ड्यूअल ABS का होना। मुझे सिंगल ABS नहीं चाहिए था, ये बात श्योर थी। और इसी चीज़ को माइंड में रख के मैंने सर्चिंग स्टार्ट करी थी गाड़ियों की, तो उस चीज़ में भी ये खरी उतरी। इसका ABS बहुत अच्छे से काम करता है, ब्रेकिंग बहुत शानदार है, कभी ऐसी कंडीशन नहीं हुई कि मुझे स्लिप खाना पड़ जाए। और उसका एक रीज़न शायद इसके टायर्स भी हो सकते हैं कि टायर काफ़ी वाइड इसके टायर हैं। नेक्स्ट रीज़न था इस बाइक को कंसिडर करने का था, वो था इसका टैंक। 14 लीटर का ये टैंक है, और इसका माइलेज जो कि मैंने बोला 35 प्लस ही देती है सिटी में, और हाईवेज़ पे तो 39-40 का। तो उस हिसाब से बहुत अच्छी एक टैंक रेंज ला के देता है। एक सिटी टू अनदर सिटी जाने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता कि बीच में रुक के मुझे कहीं पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। यहाँ से निकलो, दूसरी सिटी पहुँचो 200-250 किलोमीटर, वहाँ जाके भी जल्दबाजी नहीं होती कि अरे पेट्रोल भराना है, पेट्रोल भराना। आराम से पहुँचो, होटल वगैरह लो, तब जाके आप इसका टैंक फुल कराओ, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट पॉइंट जो था इस गाड़ी को कंसीडर करने का वो इसका मीटर था, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है। जैसे अगर जैसे अभी ये माइलेज शो कर रही है 32 का, थोड़ी रफ़ तरीके से मैंने चलाई थी, तब जाके भी 32 का माइलेज ये शो कर रही है। उसके अलावा ये टाइमिंग, उसके अलावा अभी तक गाड़ी कितनी चली है 10,730, 10,000 से ऊपर चल चुकी है। ट्रिप 1, ट्रिप 2,
ये इंस्टेंट माइलेज कि जिस स्पीड में आप चलाओ उस स्पीड में कितना माइलेज दे रही है, हर गाड़ी में नहीं आता है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी मुझे कि यार ये सब होना चाहिए, इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो। नेक्स्ट पॉइंट था इस गाड़ी को कंसीडर करने का था वो यामाहा का भरोसा। मेरे जितने फ्रेंड्स के पास यामाहा की बाइक्स है, इवन फर्स्ट वर्जन ऑफ FZ जो कि कितने साल पहले आया था कार्बोरेटर वाला, उसमें भी आज तक उनको कोई तकलीफ नहीं है। और उनकी फैमिली में यामाहा की क्रक्स है जो कि इतनी चली भी नहीं थी इंडिया में, पर कभी कोई तकलीफ उनको नहीं है। इसलिए मेरा पूरा भरोसा था यामाहा पे, जापानीज़ टेक्नोलॉजी पे। आपको पता ही है कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, कितनी मजबूत होती है, इसलिए मैंने इस बाइक को कंसिडर किया। पहला क्वेश्चन वो पूछते हैं इस गाड़ी की लाइटिंग से रिलेटेड। तो लाइटिंग की अगर मैं बात करूँ, ये BS4 गाड़ी है। BS6 वाली में कंपनी ने सुनी कस्टमर्स की बात और प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे दिया है। ऑल्दो मुझे इस गाड़ी की लाइटिंग भी कोई बहुत बेकार नहीं लगती है, ठीक लगती है। 70-75 की स्पीड में मेंटेन कर पाता हूँ डार्क एरियाज़ में। स्ट्रीट लाइट वाले जो एरिया है वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी इस लाइट में देखने में कई बार, क्योंकि ये LED लाइट है, येलो कलर की नहीं जलती है। और मुझे येलो कलर की लाइट थोड़ी ज़्यादा पसंद आती है, वो आइज़ को थोड़ा ऐसा लगता है कि ज़्यादा सेंसिटाइज़ कर रही है। पर ठीक है, LED लाइट है तो कम एनर्जी लेती है, तो बैटरी पे कम जोर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लिए आता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, यूट्यूब भरी पड़ी है, क्योरा फॉर्म भरे पड़े हैं कि इस गाड़ी में रटलिंग नॉइस आती है क्या, कॉइन जैसी कुछ नॉइस आती है क्या जब रेस देते हैं। तो वैसे वो जो नॉइस होती है वो टैपेट नॉइस होती है और मुझे भी वो आई थी, लेकिन जब मैंने सेकंड सर्विस कराई थी तब वो मुझे आई थी। 5000 किलोमीटर जब मेरी गाड़ी चल गई थी तब वो आवाज़ बढ़ने लग गई थी। मैंने सर्विस सेंटर वालों से बात करी, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी टैपेट सेटिंग करके दी। और मैंने बात करी उनसे, काफ़ी समझदार पर्सन थे वो जो कर रहे थे इस पे काम, हर कोई तो कर भी नहीं सकता, ऊपर से ऐसे खुल के होता है। तो उनसे जब मैंने बात करी कि यामाहा इतनी बड़ी कंपनी है और उससे प्रॉब्लम ही रिजॉल्व नहीं हो रही है कि अभी भी चले जा रही है, तो उन्होंने बोला ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा बोर है इस गाड़ी का, गर्म ज़्यादा होती है इनिशियली जब ये रन इन पीरियड में होती है, ब्रेक इन पीरियड में होती है, तो थोड़ा सा वॉल्व की क्लियरेंस, टैपेट की क्लियरेंस लूज़ रखते हैं वो लोग, इसलिए वो आवाज़ करती है। एक बार मैं सेट कर रहा हूँ, कभी दिक्कत नहीं आएगी। और हुआ यही, उसके बाद से अब तक मैं हर तरह की कंडीशन में इसको चला चुका हूँ। 100+ में चला चुका हूँ किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद में 6000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। आज तक मुझे उस तरह की आवाज़ फिर से कभी नहीं आई है। तो आप उस चीज़ से तो सेटिस्फाइड रहें, मतलब क्लियर रखें माइंड को कि वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने इस गाड़ी के कई ऐसे वीडियो देखे हैं कि 80-80, 90-90 हज़ार किलोमीटर लोगों ने इस गाड़ी को चला दिया है बिना किसी खर्चे को करे, कि उन्होंने बोर कराया हो, ये कराया वो कराया हो, और आज भी उनकी गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर प्लस जा पा रही है बिल्कुल ईजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आता है कि इस गाड़ी में गियर की कमी फील होती है क्या, कि 6th गियर नहीं है, 5th गियर ही है। तो मैं आपको अपना पर्सनल राय बताता हूँ। वैसे ये भी बताता हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों आता होगा लोगों के दिमाग में। तो पहला रीज़न तो ये है कि 150 सीसी वाली जो गाड़ी है, इसकी जो छोटी बहन है उसमें भी 5 ही गियर आते हैं, और 250 वाली में भी 5 ही गियर आते हैं। तो जो हम 250 वाले कस्टमर है उनको कहीं ना कहीं फील तो ज़रूर होता है कि यार उससे काफ़ी महंगी गाड़ी है, तो 1 गियर तो यामाहा को और देना चाहिए था। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ मुझे कमी फील होती है, कहाँ कमी फील नहीं होती है। अगर मैं सिटी की बात करूँ तो मुझे 6th गियर की कमी फील बिल्कुल भी नहीं होती है, कई बार तो 5th गियर भी नहीं लग पाता सिटी में। लेकिन इतनी ये अच्छी गाड़ी है, इसको आपको हाईवे पे ले जाने का मन करेगा तो हाईवे पे डेफिनेटली 6th गियर की कमी कई बार फील होती है। ऐसे फील नहीं होती कि गाड़ी परफॉर्म नहीं कर रही, गाड़ी परफॉर्म कर रही है, लेकिन अगर 6th गियर होता तो गाड़ी के RPM थोड़े से कम होते, इंजन और रिलैक्सड होता, माइलेज थोड़ा और इंक्रीज़ हो जाता। अब टेक्निकलिटीज़ तो पता नहीं है कि यामाहा ने 6th गियर क्यों नहीं दिया, बाकी हर कोई यही बोलता है कि काश इस गाड़ी में 6th गियर होता, इसकी टॉप स्पीड और बढ़ जाती। टॉप स्पीड की बात आई तो मैं बता दूं, मैंने 135 टच करा रखा है सिंगल, कुछ सेकंड के लिए कराया, और अच्छे से मैंने सब कुछ पहना हुआ था। तब मैंने बस देखा था कि जाती है या नहीं जाती, यूट्यूब पे वीडियोस तो बहुत देखे थे, और गाड़ी एकदम स्टेबल थी, कोई इशू नहीं था उसमें, इंजन कोई वाइब्रेशन नहीं दे रहा था। लेकिन यस, अगर 6th गियर होता तो इसका माइलेज डेफिनेटली हाईवे पे इंक्रीज़ होता, इंजन रिलैक्सड होता, और इसका जो मेंटेनेंस है वो और थोड़ा कम बैठता, शायद इंजन ऑयल और हमें फ्रिक्वेंटली कम चेंज कराना पड़ता। जो निकल के आती है इसके इंडिकेटर से निकल के आती है, ये नॉर्मल बल्ब वाले जो आते हैं वही यूनिट है, LED यूनिट नहीं दी गई है। इस गाड़ी को सेल किया था तब ये बोला था कि 100% LED वाली गाड़ी है, ऑल्दो हेडलाइट LED है, पीछे की लाइट्स भी LED है, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर कहीं दिख रहा होगा, ये भी LED नहीं है, ये बल्ब भी LED नहीं है। तो अगर LED होते तो ये और पावर एफिशिएंट गाड़ी होती है और शायद और एस्थेटिकली प्लीजिंग होती है अगर ये थोड़े और पतले होते हैं LED वाले। नेक्स्ट कमी निकल के आती है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। अच्छा तो है, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले तो करता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपको बार बार टॉगल करना पड़ेगा इसको। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो बार बार इसको टॉगल करना पड़ेगा, इसके लिए उसके लिए। तो गाड़ी चलाते चलाते ये काफ़ी अनोइंग हो जाता है कि अगर मुझे कुछ भी अलग अलग जाना हो, देखना हो, तो कम से कम
क्लॉक तो यहाँ दे सकते थे, कहीं भी थोड़ा बड़ा बना के इसकी साइज़ को बड़ा कर ही सकते थे। R15 MT15 के मीटर कितने अच्छे आते हैं, वैसा तो दे ही सकता था। यामा अच्छी खासी प्राइस ये वसूल रहे हमसे, तो देना चाहिए था। तो अब इस रिव्यू को मैं कंक्लूड करता हूँ पूरा, कि आपको ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बोला था कि इन 2 सालों में इस गाड़ी ने मेरा खून भी पिया है क्या, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करा इस गाड़ी ने मुझे। आप 100% इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर नई गाड़ी आपको महंगी लगती है, जो कि काफ़ी महंगी हो गई है, आप सेकेंड हैंड की तरफ भी जा सकते हैं। एकदम बुलेट प्रूफ इसका इंजन है, आप देख के लीजिए गाड़ी को, तकलीफ़ नहीं देगी। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी आज तक। आप बिल्कुल इसको कंसीडर कर सकते हैं। किन लोगों को कंसीडर करनी चाहिए? जिनको मिक्स चलानी है, जैसे मान लो हाईवे पे भी उनको कभी कभी लेके जाना है, विद पिलियन जाना है, उनको सिटी में भी चलाना है, वो चाहते हैं कि बार बार फ्रीक्वेंट गियर चेंजेस नहीं करने पड़े। एक ऐसी गाड़ी लें जिसका सर्विस पीरियड लंबा हो। इस गाड़ी का सर्विस पीरियड है 6 महीने, 5000 किलोमीटर, तो आपको बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी और सारे पार्ट्स एकदम बढ़िया क्वालिटी के आते हैं। एक एक्सीडेंट भी ये फेस कर चुकी गाड़ी, किसी समझदार आदमी ने खड़ी खड़ी गाड़ी गिरा दी थी, पूरी गिर गई थी। हल्का सा यहाँ डैमेज हुआ था और ये हल्का सा ये जो फाइबर वाला पार्ट है घिसा था और ये क्लच यहाँ से टूट गया था। उसके अलावा कोई डैमेज नहीं। कांच भी गया था, इसलिए आपको यहाँ कांच नहीं दिख रहा होगा। उसके अलावा गाड़ी में कहीं से कहीं तक कोई आवाज़ नहीं है, चाहे किसी भी स्पीड पे आप चला लीजिए, कोई आवाज़ ही नहीं देती। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सही डिसीजन लगता है कि मैं R15 पे नहीं जाके इस गाड़ी की तरफ गया। वो बात अलग है कि पेट्रोल की प्राइसेस अब बढ़ रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि यार थोड़ा सा, मतलब क्या बोला जाए, अब मैं नहीं बोल सकता, आपको पता है। पर हाँ, जब भी गाड़ी चलाता हूँ तो एक बार मैं पेट्रोल की प्राइस को भूल के इस गाड़ी को चलाता हूँ। थोड़ा अच्छे से ड्राइव करता हूँ, रफ ड्राइव नहीं करता। ये वीडियो का लास्ट पार्ट है और इसमें मैं कुछ बताऊंगा। अगर यामा से कोई देख रहा हो तो ज़रूर सुनिएगा इसको। और ये कोई गाड़ी की बहुत बड़ी कमी नहीं है, ये इजीली दूर की जा सकती है, यामा इसे दूर कर सकता है। उस वजह से भी शायद इस गाड़ी की जो सेलिंग है, कम सेल होती है गाड़ी, उस पर शायद इम्पैक्ट आ रहा है। पहली चीज़ वो होगी, इस गाड़ी की जो किलोमीटर रेंज यामा ने दी है, 5000 किलोमीटर दी है। क्या 5000 किलोमीटर ड्रेनेज है? मतलब 5000 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाने के बाद आपको ऑयल चेंज कराना होगा सर्विस सेंटर में जाके। यामा के हिसाब से कोई है भी नहीं अभी तो रोड पे। यामा के हिसाब से ये गाड़ी का जो इंजन ऑयल है 5000 किलोमीटर चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। 2200-2500 किलोमीटर के आसपास जाके इसका इंजन ऑयल जवाब दे जाता है। तो यामा को, जो कि प्रीमियम बाइक मेकर है इंडिया में, ऐसे ऑफ़र करना चाहिए कस्टमर को कि अगर आप चाहते हैं एक अच्छी क्वालिटी का ऑयल लेना, जो यामा ही ऑफ़र करेगा, जिसकी ड्रेनेज इंटरवल 5000 किलोमीटर हो सच में, तो वो करना चाहिए। क्योंकि मेरे जैसे लोग जो हाईवे पे लेके जाते हैं इस गाड़ी को, कुछ महीनों में ही 2500 किलोमीटर कवर कर देती है गाड़ी। तो साल भर में मुझे 4 बार इसका ऑयल चेंज कराना पड़ेगा। हर कुछ किलोमीटर पे, हर कुछ दिन में 2500 किलोमीटर हो जाते हैं। तो यामा को ऐसा करना चाहिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और यामा कर सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। कार मैन्युफैक्चरर तो करते हैं, होंडा में होता है कि आप ऑयल चेंज कराने जाएंगे, होंडा कार्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको ऑफर किया जाएगा कि अगर आपको प्रीमियम ऑयल डलवाना है जिसका ड्रेनेज इंटरवल ज़्यादा है, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। अगर कस्टमर चाहता है एक्स्ट्रा पे करना, तो क्यों ऑफ़र नहीं किया जाता हमें, यही मैं बोलना चाहूँगा। जो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी यामा से, वो होगी इसके ऑयल फ़िल्टर के रिगार्डिंग। यहाँ पे ऑयल फ़िल्टर लगता है इस गाड़ी का, और ये ऑयल फ़िल्टर 175 से लेके शायद 180-190 का आता है। मुझे अभी टाइम हो गया, कुछ महीने हो गए चेंज करा है। काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है। मतलब इसमें जो ऑयल डलता है, 2 डब्बे आते हैं ऑयल के, वो 900 रुपये के आ जाते हैं। और ऑयल फ़िल्टर अप्रोक्स 200 रुपये का आ रहा है, जो कि 150 वाली FZ से 4 टाइम्स प्राइस का है। तो यामा चाहे तो इसकी प्राइस रिड्यूस कर सकती है। काफ़ी महंगा लगता है ऑयल फ़िल्टर को चेंज कराना, ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा लग रहा है ऑयल फ़िल्टर में। तो थर्ड रिक्वेस्ट जो यामा से, वो अगेन ऑयल के बारे में है। यामा की गाड़ी है, यामा ही ऑयल मैन्युफैक्चर कर रहा है। यामा को पता है कि इस गाड़ी में 1.5 लीटर के आसपास ऑयल लगता है अप्रॉक्स, मतलब 1450 ml इतना ऑयल लगता है। लेकिन जो 2 डब्बे आपको खरीदने पड़ेंगे इसके लिए, वो 800 ml के होते हैं, मतलब 1600 ml आपको खरीदना पड़ता है, और इसमें 1450 लगता है। तो वो आपको वेस्ट हो जाता है ना, वो आपको फेंकना पड़ेगा ऑयल को। क्या करोगे उस 100 ml 150 ml ऑयल को बचा के? आप करोगे क्या? आप एक्स्ट्रा डब्बा के लिए भी प्राइस दे रहे हो, उससे क्या हो रहा है? आप डब्बे इधर उधर फेंक रहे हो, ऑयल फेंक रहे हो, तो नेचर को नुकसान हो रहा है ना। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, आपकी गाड़ी है, आप ही ऑयल मैन्युफैक्चर करते हो। एक डब्बा बना के दे सकते हो ना जो 1.5 लीटर का हो, उसमें से हम टॉपअप भी कर पाएंगे जब हमें नीड होगी। टॉपअप के लिए 50 ml ऑयल काफ़ी होता है, इसमें 1450 जाता है, 50 ml तो फिर भी बचेगा, उससे कर लेंगे हम टॉपअप। आप क्यों 2-2 डब्बे दे के सब तरफ वेस्टेज भी बना रहे हो? तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि उसको बंद करें आप प्लीज़। तो ये था मेरा FZ25 का रिव्यू।
ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी मैं बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ, लेकिन आपको उसके लिए सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। इस फैमिली को बड़ा बनाइए। आपसे फिर मिलूँगा ऐसे वीडियो में। तब तक बाय बाय।